नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मर्ज तब बढ़ता गया जब जब दवा की, यानी जब जब आपने इलाज किया तब तब और बीमारी बढ़ती गई। यानी कि जो दवा की जा रही है वो उतनी असरदार नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए ये लाइनें सटीक बैठती हैं। हर साल प्रदूषण रोकने के तमाम उपाय, तमाम दावे, ये अपग्रेड हो गया, वो हमने कर दिया। साल बदलता है, हालात नहीं बदलते। और मैं हर बार यही कहता हूं कि आप देखिएगा कि अगली बार भी हम इस वक्त थोड़ा आगे पीछे चर्चा कर रहे होंगे फिर से दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण की। आज इसी गंभीर विषय पर एक बार फिर चर्चा होगी। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। दिवाली से कुछ दिन पहले ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। लगभग 4 महीने बाद दिल्ली की हवा इस स्तर पर पहुंची है, जिससे एक बार फिर सांस लेने लायक हवा एक सपना बनती नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं, आज की बात करें बुधवार की, यानी कि दिल्ली का जो AQI है वो 200 के करीब रहा, 200 के ऊपर भी कई जगह रहा। कई इलाके ऐसे थे जहां पर औसत 300 के ऊपर भी गया। मंगलवार को दिल्ली का औसत 211 दर्ज किया गया। ये सभी पुअर कैटेगरी में आते हैं। सोमवार को थोड़ा ठीक था, 189 जो मॉडरेट कैटेगरी में था, यानी नुकसान पहुंचाए गए। जून के बाद यह पहला मौका है जब दिल्ली का AQI 200 के पार गया है। मौसम में ठंड बढ़ने, धूल भरी हवाओं के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 3 महीने दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। दिवाली के पटाखे, पराली का धुआं, गिरता तापमान और धीमी हवाएं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और इसे लेकर अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब का फर्स्ट फेज लागू कर दिया गया। इस फेज में प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 27 जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस पूरे शो में देते रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये तमाम जो मंथन हो रहा है, तमाम जो एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, इन एक्शन प्लान का जो असर है वो फिर गुजरने के बाद, मतलब ये जो महीने हैं, ये जो ठंड वाला मौसम है, ये गुजरने के बाद फिर जब ये मौसम लौट के आता है तो फिर ऐसा ही क्यों होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपकी सेहत को लेकर भी बात करेंगे। अमूमन बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर तनुश्री गहलोत हैं, जो कि AD हैं, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, फोर्टिस ग्रेटर नोएडा से। डॉक्टर तनुश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ भवरीन खंडारी साहब हैं, जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट और माई राइट टू ब्रीथ के लिए काम करते हैं। भवरीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर अंजू गोयल हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं एयर क्वालिटी रिसर्च डिवीजन टेरी में। डॉक्टर अंजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चर्चा की शुरुआत अंजू मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आखिर क्या वजह है, मतलब कोर में ऐसी क्या कारण है कि साल बदल रहा है, हालात नहीं बदल रहे? और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगली बार भी जब हम अगले साल इस तरह की कोई चर्चा कर रहे होंगे तब भी हम दिल्ली के प्रदूषण पर ही बात कर रहे होंगे। प्रशांत जी, देखिए, नो डाउट बहुत सारे एक्शन प्लान्स आए हैं, रिकमेंडेशंस आई हैं, बट लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान्स ऑन द ग्राउंड is still very limited, and that is one of the main reason that you don't see any improvement in air quality on year basis, because we are just doing research, we are not focusing on implementation. When it comes to implementation, I think that needs to be strengthened significantly. Only then we will be able to see improvement in air quality. बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। भावरीन जी, हमें बताइए कि ये
जो तात्कालिक उपाय अपनाए जा रहे हैं, ये जो ग्रैप फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी, बहुत सारे रिकमेंडेशन, तमाम स्टेक होल्डर्स की ओर से बहुत सारी सलाह, बहुत सारे उपायों की बात की जा रही है। आपको लगता है कि जो एक एक्शन प्लान में एक्शन होना चाहिए, उसकी कमी है? भावरीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जिसकी वजह से भावरीन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इन सब के बीच में डॉक्टर तनुश्री, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमूमन एक बड़ा मतलब एक ऐसा उदाहरण मैं दूंगा जो मेरा एक निजी अनुभव है। हमारे एक जानने वाले हैं और उनका बच्चा को जो है वो कुछ इसी मौसम में कुछ सांस लेने में तकलीफ हुई और उसको डॉक्टर ने कहा कि बेटा अब तुम थोड़ा पार्क में खेलने मत जाओ, बाहर जो है आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दो। मतलब हमने दिल्ली एनसीआर को ऐसा बना दिया है कि डॉक्टर्स को सलाह देनी पड़ रही है कि बच्चों खेलो कूदो मत, घर के अंदर रहो। आई टोटली अग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि ये राय बहुत ही गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये राय जरूरी है, क्योंकि इतना प्रदूषण कि हम लोग लगभग विश्व के सबसे प्रदूषित स्थल में से डिक्लेयर कर दिए जाते हैं इस समय पे। तो अब जैसे आपने बात करी, अभी ग्रैप ऑर्डर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही है, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े और जो सेंसिटिव लोग हैं उनको तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, ये बहुत ही गलत बात है, सुनने में बहुत दुखद लगता है कि बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन, उनकी हेल्थ एक एक सीजन आते ही बिल्कुल थम सी जाती है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म, जो उनके लिए एसेंशियल चीजों में आती है, मतलब उनका राइट है उनके बचपन का कि वो एक्टिव रहे, वो बाहर जाए, और हमें वो ही कर्व करना पड़ जाता है। तो ये सब सोच के ही खुद काफी दुख होता है। लेकिन अब बच्चे सेंसिटिव हैं, एस्थमेटिक टेंडेंसीज डेवलप कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स को ना चाहते हुए भी ऐसी एडवाइस देनी पड़ती है। वी आर हेल्पलेस एट दैट। बहुत चिंताजनक स्थिति है कि हम जी। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं, एक ऐसा मतलब जिस शहर को देश की राजधानी कहा जा रहा है, दिल्ली एनसीआर, जो अपने विकास, अपने इंफ्रा, इनके दम पे एक अलग मुकाम बना रही है, उस पूरे इकोसिस्टम में हमारे बच्चे चैन से सांस ले पाएं, खेल कूद सकें, उतने तक की भी स्थितियां नहीं हैं। वो इन मौसम में बेचैन हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। इस बीच मैं परिचय करा दूं, मुझे खुशी हो रही है डॉक्टर मोहन पी जॉर्ज साहब को अपने साथ जोड़ते हुए, जो कि कंसल्टेंट हैं क्लीन एयर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक्स एडिशनल डायरेक्टर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से। और हमारे साथ इस वक्त भावरीन साहब भी जुड़ चुके हैं। भावरीन जी, हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्थिति कब खराब होती है? मतलब एक तो पहले क्या होता था कि पहले गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की बात होती थी, आज जो कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। भावरीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? मोहन सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है। जी जी। हमें जरा बताइए कि क्या चीजें जो हैं वो सबसे आवश्यक हैं, मतलब आज के दौर में? क्योंकि पहले क्या होता था कि हम केवल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, उसके पोल्यूशन की बात करते थे। आज जो है वो खास तौर पे कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो पोल्यूशन हो रहा है, उसकी भी चर्चा हो रही है कई और तरह से। इन दोनों में घातक सबसे ज्यादा क्या है? देखिए, घातक तो दोनों ही हैं, लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, इस शहर में जो दिल्ली है या दिल्ली एनसीआर है, इसमें ये कंस्ट्रक्शन कभी बंद ही नहीं होते, कंटिन्यूअस इट्स वर्क। और उसके प्रोसेस में जो पार्टिकुलेट है, जो डस्ट जिसको कॉमन मैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, वो इतना ज्यादा इमिट होती है, लोकलाइज्ड होती है, और उसमें सीमेंट और डिमोलिशन डस्ट होता है जो कि बहुत पतला होता है, जो PM 2.5 और PM 10 होता है, दैट क्रिएट वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जहां तक व्हीकल की बात की, व्हीकल के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य हुआ है।
हम BS6 तक पहुंच गए हैं, हमारे इंजन वर्जन बेटर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन अपने आप में जो नंबर है वो इतना ज्यादा है कि वो जो कंट्रीब्यूशन जो थोड़ा होता है वो भी कुल मिला के बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो हमारे सिटी में ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक ब्लॉक्स हैं, वो अपने आप में एक दूसरा काम। वाकई जिस तरह से हमने शहर तो बना लिए, हमने तमाम इंफ्रा और बाकी पहलुओं पर तो ग्रोथ दिखा ली, लेकिन उसके साथ एक जो संतुलन बिठाना चाहिए था उसको बिठाने में कहीं ना कहीं हम नाकाम साबित हो रहे हैं। और इसे कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि विकास की इस अंधी दौड़ में हमने कहीं ना कहीं प्रकृति को दांव पर लगाया है, और अब वो रिएक्शन जब नजर आ रहा है तो हम लाख उपाय कर लें, वो रिएक्शन जो है उसको रोकना बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। अभी भी वक्त गया नहीं है, शायद बड़े कदम उठाने होंगे। एक बात जो अंजू कही जाती है, बार बार ठीकरा फोड़ दिया जाता है पब्लिक अवेयरनेस पे, कितना बड़ा फैक्टर है? मतलब क्या पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है? वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन इस पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किया क्या जा रहा है? मतलब क्या कोई डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है? क्या किसी तरह से खास तौर पे इफेक्टिव एरियाज हैं वहां पर लोगों को किसी तरह से अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है? मैं तो नहीं देखता हूं ऐसा। प्रशांत जी, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉल्यूशन की रोकथाम करने के लिए। क्योंकि जब आप सोर्सेज काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बर्निंग है, waste burning is done at a local level. So if public is aware about that, yes, this causes this pollution is basically harming them only, and the way it is harming, then that self consciousness arises that they should not be doing it. And one of the very important aspect to bring that self consciousness is linking air pollution with the health impact. You know, during winter season, you will see every other children and a person is coughing badly, and that is a clear cut impact of air pollution. But do our medical practitioners completely, ignore the fact, or do they make people aware about it? It is happening because of the air pollution in your city. So if that consciousness arises, I am sure people will start taking that conscious effort in reducing the sources and in managing the things sustainably at their end as much as they could. But it is very important to link air pollution with the health impact and to involve medical fraternity also along with the air pollution researchers in this I would say ये इस लड़ाई के अंदर ना आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। तो उसमें हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो अभी तक कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड रहा है उनका इन्वॉल्वमेंट। तो वो इन्वॉल्वमेंट जैसे ही हम बढ़ाएंगे और एयर पोल्यूशन और हेल्थ को ज्यादा लिंक करके और पब्लिक तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, क्योंकि जब मेरी हेल्थ इंपैक्ट होती है, मुझे पता चलता है मैं एयर पोल्यूशन के चक्कर में, because I'm living in Delhi, my lifetime reduces by 5 years. So that's a very important point for me. My kid is suffering because I'm living in Delhi. What can I do about it? Then definitely that self-consciousness comes in. So that linkage is still there, but it is very, very limited. We need to really work upon that linkage. बिल्कुल। और सोचिए कि इतने अवेयर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका काम और उनका जो वर्क एरिया है या उनकी जो सोशल एक्टिविटी है वो ख़ास तौर पे उस इलाके में है, तो वो उस इलाके से नहीं मूव कर सकते। लेकिन वो जान रहे हैं कि उनकी लाइफ, वो इतना अवेयर होने के बावजूद जिस तरह का पूरा वातावरण बन चुका है, उनकी लाइफ किस तरह से कम होती जा रही है, किस तरह से लोगों की उम्र घट रही है। और दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप 10-11 सिगरेट पीने के बराबर जो हैं और वो अपने लंग्स को इन धुओं और इन पोल्यूशन से डैमेज कर रहे हैं। सोचिए कितनी चिंताजनक स्थिति है। मैं परिचय कराते हुए मुझे खुशी हो रही है, भावरीन कंधारी मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट हैं और माई राइट टू ब्रेथ को रिप्रेजेंट करती हैं। भावरीन, हमें ज़रा बताइए कि तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम चीज़ों की तो बात हो गई, सबकी जिम्मेदारी तय करने की बात हो गई, लेकिन
कोई आपको लगता है कि प्रोटोकॉल फॉलो होता है? मतलब मैं दिल्ली तो छोड़िए, मैं मुंबई की बात करता हूँ। मुंबई तक में मैं देखता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं वो ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं। उन कंस्ट्रक्शन के वक्त किसी भी तरह का कोई कवर नहीं होता। धूल, सीमेंट, बाकी सब चीज़ों का जो पॉल्यूशन है कंस्ट्रक्शन में, वो सीधा जो लोग चल रहे हैं, जो लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, उनके लंग्स तक पहुंच रहा है, उनकी सेहत को डैमेज कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सबसे जरूरी चीज जो है वो कंप्लायंस है। हम कुछ भी कह लें, कोई भी लॉज बन जाए, कितना भी कानून बना लें, जब तक वो इन्फोर्स नहीं होंगे, उसको चेक नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो करे। सी ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज होती है, उसका कानून बनता है, लोग उसको तरोड़े मरोड़ेंगे, गलत तरीके से करेंगे। ये काम अथॉरिटीज का है, गवर्नमेंट का है कि वो किस तरीके से उसको लागू करे। आई मीन इनफैक्ट हमारा भी जो एज सिटीजन्स, मदर्स, जो हम काम है, सबसे जरूरी है एक दूसरे को एम्पावर करना कि चलो, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज कैन नॉट बी एवरीवेयर, लेट्स बी देयर आईज एंड ईयर्स। तो अगर हमारे नेबरहुड में ही चाहिए, आपको जरूरी हर आदमी बाहर जाके लड़ सकता है, पर अपने अपने सामने आपके कंस्ट्रक्शन डस्ट वायलेशन है, आपकी खराब हो रही है, ये व्हीकल एमिशंस हैं, या आपका और कोई भी आप चीज, पेड़ कट रहा है, आपको क्या करना है, किसको कंप्लेन करनी है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वी कीप द अथॉरिटीज ऑलवेज आंसरेबल, क्योंकि आप जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे, आप क्या करते हैं, हम लोग की आदत है, हम व्हाट्सएप पे लिख देंगे, एक दूसरे को कंप्लेन कर देंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये ऑन रिकॉर्ड आने की जरूरत है, फिर तभी उसका हल निकलता है। जैसे आप कह रहे हैं, अब हम कंस्ट्रक्शन का भी जो है, एक तो जो हमारे यहाँ एक तरीका बना हुआ है, चाहे वो PM 2.5 है, PM 10, कंस्ट्रक्शन तो धूल है, वो PM 10 है। सो वहां पर फिर पानी का छिड़काव वगैरह का फर्क पड़ता है। तो जो जहां पे हमें करनी चाहिए, जैसे कि अब बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, या इवन छोटे कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्योंकि आसपास बहुत पॉपुलेशन है जो इसका इफेक्ट लेती है जब कंस्ट्रक्शन होती है। ग्रीन कंस्ट्रक्शन के जो जितने भी नजरिए हैं, तरीके हैं, ये सब बहुत जरूरी है इसको अमल करना। अब लॉज बने हुए हैं, दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, लेकिन बहुत बड़े तरीके से इसका रोज ये लॉज फ्लाउट होते हैं, और बार बार करने कंप्लेंट्स करने के बाद भी ये ठीक नहीं होते। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सरकार इसमें कोई भी गुंजाइश ना छोड़े, जहाँ की एक तो प्लान बनाने भर से काम नहीं चलेगा, बहुत ही एक डर भी पैदा करना होगा, इस तरह के जुर्माने लगाने होंगे कि एक ही जुर्माना जो है वो नजीर बन जाए, उदाहरण बन जाए, एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर कोई नियम को वायलेट कर रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शंस के बड़े बड़े बिल्डर्स हों, चाहे पोल्यूशन को लेकर गाड़ियों की जो फिटनेस की बात की जा रही है, गाड़ियों की हालत की बात है, वहां पर कोई भेदभाव ना हो, वहां पर यह ना हो कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए रह जाए। जब इस तरह से कानून बनेगा, इस तरह से डर पैदा होगा, और जब एक उदाहरण बनेगा, तब जाकर स्थितियां सुधर सकती हैं। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर ये पोल्यूशन आपकी हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष में। चर्चा की दिवाली से पहले ही दिल्ली का दम घुट रहा है। सोचिए अभी दिवाली आई नहीं है, ग्रैप का फेज 1 लागू करने की तैयारी हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसका असर नजर आता है, रिजल्ट्स नजर आते हैं कि नहीं। डॉक्टर तनुश्री, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमूमन जब पोल्यूशन से बीमारियां बढ़ती हैं, मतलब आमतौर पे पहले देखा जाता था कि लोगों को नॉर्मल अगर खांसी या किस तरह का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, वो एक समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अब लंबे समय तक लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन रह रहे हैं, बाकायदा उनके मेडिकेशन होने के बावजूद उसका असर रह रहा है। क्या ये इसी वजह से है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को भी अब डैमेज कर चुका है? हाँ जी, मैं टोटली अग्री करूंगी, क्योंकि ये पैटर्न हम सब डॉक्टर्स ने नोटिस किया है। जैसे रीसेंट H3N2 आउटब्रेक था दिल्ली NCR में, ये एक नॉर्मल कॉमन फ्लू हुआ करता था पहले, हम लोग कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके आउटब्रेक्स आया करते थे कुछ कुछ सालों के बीच में, 4 से 5 साल यूजुअली ये गैप रहा करता था जब उसका आउटब्रेक होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं एवरी ईयर
हर साल ये जो फ्लू केसेस हैं सिवियर से सिवियर होते जा रहे हैं। स्पेशली इस साल तो काफ़ी बड़े-बड़े निमोनिया और प्रोलॉन्ग्ड फीवर किसी-किसी पेशेंट को 15-20 दिन तक बुखार रहा है और हॉस्पिटलाइज़ेशंस हुए। तो इसका या तो वायरस अपनी गति से बढ़ रहा है, जो कि साइंस तो प्रूव नहीं करती। लेकिन हाँ, हम लोगों की इम्यूनिटी ज़रूर कम होती जा रही है और एक मेजर फैक्टर हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है ये पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जैसे आपने कहा कि 10 सिगरेट पीने के बराबर इक्विवेलेंट है। तो हमारी जो सीओपीडी बीमारी, अस्थमा बीमारी होती है, जो सिगरेट स्मोकिंग से होती है, आप समझ लीजिए एक सिटिज़न दिल्ली एनसीआर का लगभग एक स्मोकर के बराबर अपने लंग को डैमेज कर रहा है और उसकी अपनी कोई गलती भी नहीं इसमें। तो डेफिनिटली आप जो वायरस होते थे, हम बचपन में तो ऐसे ही डोलो या क्रोसिन लेके ठीक हो जाते थे। और आज की डेट में लोगों को नेबुलाइज़र, हॉस्पिटलाइज़ेशंस और स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। एज़ अ डॉक्टर अंजू जी ने कहा कि ऑब्वियसली अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अंजू जी, हम लोग काफ़ी दिन पहले से ही कैम्पेन्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि पेशेंट्स को अवेयरनेस है। जनरली जो मैं लोगों से मिलती हूँ, दे नो कि पॉल्यूशन है, हम पे क्या इम्पैक्ट करता है। जो पढ़ी-लिखी कम्युनिटी है उसको तो काफ़ी हद तक डिटेल्स मालूम है। लेकिन मुझे लगता है सिटिज़न्स के हाथ में ये है नहीं। वो वही कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा के काम जो वो डेली हर सीज़न में सर्दी हो या गर्मी में कैरी आउट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो एक तो जियोलॉजिकल फैक्टर है कि इसी मौसम में एयर पॉल्यूशन एकदम पीक कर जाता है। जबकि बाकी मौसम में 50 मैंने 20 तक का एक्यूआई देखा है दिल्ली में। वही ट्रैफिक है, कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं आ रहे दिल्ली के अंदर, बट जियोलॉजिकल फैक्टर है जिस पे रिसर्च की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल रेन्स की ज़रूरत है। व्हेन जब भी बारिश होती है, एक्यूआई ड्रॉप करता है। अगर ये फैक्टर्स हम लोग गवर्नमेंट या अथॉरिटी लेवल्स पे करें, तो डेफिनिटली पॉल्यूशन कम समस्या होगा। इतनी गंभीर है तो नॉर्मल उपायों से काम नहीं चलेगा। आपको युद्ध स्तर पर उपाय लागू होने होंगे और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की जगह लॉन्ग टर्म जो है सॉल्यूशंस हैं उन पर फोकस करना होगा। एक चीज मोहन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बार बार ये पराली को विलेन बना दिया जाता है। मतलब पराली वाकई उतनी बड़ी विलेन है या एक सीजनैलिटी फैक्टर हो जाता है पराली वाले के धुआं की वजह से? देखिए, पराली अपने आप में एक समस्या है। पराली चलती है। अभी आप इसको देखें, अगर हम ये जो पराली की समस्या आती है करीब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होती है। उस टाइम हम डाउनविंड में होते हैं और ये कोई प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे इंडो गैंगेटिक प्लान का प्रॉब्लम है। ये एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू होता है उसको बर्न किया जाता है और चूंकि विंड डायरेक्शन में दिल्ली डाउन में होती है तो वो स्मोक दिल्ली की तरफ आता है। लेकिन ये कुछ एक आप कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेड समय की दिक्कत है और उन दिनों पराली की वजह से जो धुआं होता है उसका परसेंटेज PM 2.5 में 40-50% तक जाता है और कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि पराली बर्निंग लगभग पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में हो रही है। इसका बायोमास बर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। जिस क्षेत्र पर एक्चुअली पैडी का क्रॉप नहीं होना चाहिए वहां पर कोई और क्रॉप रोटेशन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज बर्निंग तो हो रही है और उसका आपको इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना होगा। और इन सारी चीज़ों के लिए देखिए, हर समस्या जो है ना उसको टैकल करने का अलग अलग तरीका है और मेरे ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को अब उस लिहाज से आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी सवाल अंजू जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या रिकमेंडेशंस आमतौर पर आप जैसी संस्थाओं की या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या मतलब सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह की सलाह देते हैं, क्या काम किया जाता है? देखिए, हमारी रिकमेंडेशन जो होती है, हम हमेशा गवर्नमेंट को ये बोलते हैं, अगर आपको एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो आप सोर्स को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि अगर आप खाली एक्सपोज़र जो कॉन्संट्रेशन हम ब्रीथ कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर काम करेंगे, तो कभी भी हम लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो हमारी जैसी संस्थाएँ हमेशा ये निकालती हैं कि कौन से सोर्सेज़ ऑफ पॉल्यूशन हैं, वो दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर हैं तो कहाँ पर हैं, कहाँ पर गवर्नमेंट को एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए
इन पोल्यूशन सोर्सेज को निपटारा करने के लिए और किस टाइप का एक्शन लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत चलन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप टू व्हीलर्स ईवी कर देंगे तो उससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी भी लेकर आई थी कि दे विल स्टॉप द रजिस्ट्रेशन ऑफ जो पेट्रोल पे चलने वाले टू व्हीलर्स हैं वो उन्हें रजिस्टर ही नहीं करेंगे, अब केवल जो है वो ईवी वाले टू व्हीलर्स रजिस्टर होंगे। अब इस सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर आती है तो कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर ये पॉलिसी आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो टेरी जैसी संस्थाएं जो होती हैं ये इसका इम्पैक्ट जो है वो इवैल्यूएट करती हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, मीडियम टर्म में देखते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है। गवर्नमेंट को वो स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कुछ और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो क्या मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो जो भी संस्थाएं, टेरी जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं वो इस तरह की रिकमेंडेशंस देते हैं। बिल्कुल, और शायद इस चर्चा का मकसद यही था। मतलब आप देखेंगे इस चर्चा में हमने तमाम जो लोग जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखते हैं उन सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया, आपकी सेहत से लेकर पर्यावरण सभी का ख्याल रखने की कोशिश हुई। और हम यही चाहेंगे कि अगली बार मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं जब इस साल रहूँ और चैनल पर डिबेट करूँ तो कम से कम प्रदूषण की जगह कोई और मुद्दे की बात हो, बस यही फ़र्क आ जाए तो शायद बेहतर होगा। शुक्रिया करूँगा अपने तमाम ख़ास एक्सपर्ट का। हमारे साथ डॉक्टर तनुश्री जुड़ी, हमारे साथ मोहन सर जुड़े, अंजू जी जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस चर्चा में ख़ास तौर पर अपने इंसाइट्स देने के लिए भावरीन कंधारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल स्वदेश विशेष में इतना ही, दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।